नमस्कार। आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और मेरे साथ हैं अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपर सरिका एडवाइजर्स के। अभय, बीक्यू प्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि आप ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो सेगमेंट है पिछले साल और पिछले कई साल से उनका नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो आपको इस सेगमेंट का क्या आप भविष्य देखते हैं और कैसे ये सेगमेंट फेयर करेगा? ये हमारा ये सोचना है कि जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो रिसर्च करके स्टॉक्स खरीदते हैं, उनके लिए ज्यादा रिटर्न बनेगी स्मॉल और मिड कैप से। और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स का रिटर्न जो है पिछले 2-3 साल में, जैसे आपने कहा, काफी कम रहा है। और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ध्यान इस स्पेस पे नहीं है, और मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर्स को, कि वो अच्छे भाव पे फास्ट ग्रोथ स्मॉल और मिड कैप्स ले सके अपने पोर्टफोलियो के। इशू इसमें यह है कि मार्केट वॉलेटिलिटी इस स्पेस को ज्यादा हिट करती है। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो इन्वेस्टर्स को वहां से अपना ध्यान हटा के प्राइस की तरफ ज्यादा ना देख के वैल्यू की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जहां उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन्हें ये स्टॉक्स लेने चाहिए। लार्ज कैप्स काफी ओवर ओन्ड हैं इस समय, स्मॉल और मिड कैप्स अंडर ओन्ड हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 3 से 5 साल के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि काफी अपॉर्चुनिटी आ रही है इस सेगमेंट में। कौन कौन से सेगमेंट में हैं ये अपॉर्चुनिटीज? इन्वेस्टर्स को कहाँ देखना चाहिए, और जब वो एक स्टॉक को सेलेक्ट करे तो उनको क्या देखना चाहिए स्टॉक में? जिस जिस आपने ऑलरेडी बोला है 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए, बट उस स्टॉक में क्या होना चाहिए और उसमें उसको कैसे आप जज करें कि कैसे इन्वेस्ट करें उसमें? तो सजीव, जब हम देखते हैं स्पेस को और जब हम किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो हम 4-5 चीजें देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उस कंपनी की क्या मार्केट प्रेजेंस है। तो हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलके, कस्टमर से मिलके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि हर कंपनी एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करती है। तो क्या इस कंपनी के ऐसे एडवांटेज है कि वो compete कर पाएगी, अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाएगी। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्रेजेंस, जो मार्केट फिट है, वो रोबस्ट होना चाहिए। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका क्या ड्राइव है, वो कितना ड्रिवन है मार्केट शेयर बढ़ाने में। तीसरा, हम देखते हैं कि बैलेंस शीट की क्वालिटी क्या है। बिकॉज इस स्पेस में अगर आपके आपके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, आपकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा लेवरेज है, तो वो घबराने की बात है। क्योंकि थोड़ा भी अगर आप तकलीफ में आई कंपनी, तो वो एक्स्ट्रा डेट आपको बहुत नुकसान कर सकती है। तो एक क्लीन बैलेंस शीट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, हम देखते हैं कि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना वाइड है। स्टेट प्लेयर्स ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते, जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। कि भारत इतना बड़ा देश है कि अगर आपने प्रेजेंस बना ली अपनी नेशनली, और स्पेशली अब जो देख रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपने प्रेजेंस बना ली, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। और लास्टली हम ये देखते हैं सचित, कि इसमें जो इनोवेशन कितना है, जो मैनेजमेंट है वो कितना कोशिश कर रहा है कि हम नए से नए प्रोडक्ट जो कस्टमर चाहते हैं, नए फीचर्स के साथ, नए और ये सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी नहीं, सर्विसेज में भी मैं कहूंगा। अगर छोटी एनबीएफसी है, छोटे बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कैसे एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दें, कैसे कस्टमर्स को लाएं अपनी ब्रांच में। शायद इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे, शायद कोई ऐसा डिस्काउंट स्कीम लॉन्च करें जिससे ज्यादा कस्टमर्स आए। तो ये सब चीजों को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, किस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आपने बोला फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज के बारे में। आपने पिछले दो दो तीन महीने में काफी स्मॉल फाइनेंशियल्स और एनबीएफसीज को किया है, जैसे सीएसबी हो गया, स्पंदना पूर्ति हो गया, जी। या फिर क्या नाम है, साउथ इंडियन बैंक हो गया। ये सब रीजनल प्लेयर्स हैं, पैन इंडिया प्लेयर्स नहीं है, बट अपने रीजन में वो काफी बड़े हैं। तो इनकी ग्रोथ जो क्षमता है वो कैसी है, और किस बेसिस पे आपने इनमें इन्वेस्ट किया है? जी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो काफी सारे हैं, और पर बहुत सालों से वो अपने रीजन में ही रह जाते हैं, उसके बाहर निकल नहीं पाते हैं। और उनकी ग्रोथ, ऐसा हमेशा इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब ये सस्ता है, इसको ले लेते हैं, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करते हैं या उससे नीचे। पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक वैल्यू ट्रैप बन जाते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स जब अगर रीजनल प्लेयर्स में या छोटे प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि
चेंज ड्राइवर क्या है, क्या ऐसा चेंज हुआ इसमें कि ये बैंक या ये कंपनी अब नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ में चली जाएगी। तो इन जो भी आपने तीन नाम लिए सजीत अभी, साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक और स्पंदना स्फूर्ति, इन तीनों में मैनेजमेंट चेंज हुआ, जो कि लीडरशिप जो है बाहर से आई, बड़े बैंक से आई, जैसे प्रलय मंडल आए सीएसबी बैंक में एक्सिस बैंक से, मुरली नटराजन आए एसआईबी में फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, और शलभ सक्सेना आए स्पंदना स्फूर्ति में इंडसइंड बैंक से। तो इन लोगों ने काफी स्केल देखी है, इन लोगों ने नेशनल लेवल के कंपनीज चलाई हैं, बैंक चलाई हैं। तो हमारा ये बेट है कि ये लोग इसलिए आए हैं कि एक रेगुलर 10-15% ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है, इनका फोकस है कि हम कैसे साइज को डबल करें, ट्रिपल करें, बड़े होते जाएं। और इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, दो केसेस में फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स हैं जिनके साथ हमारा इंटरेस्ट अलाइंड है। एक में केदारा कैपिटल है स्पंदना फुटरी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर, दूसरे में फेयरफैक्स है। तो इस तरह के बड़े फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स हैं जो वैल्यू ड्राइव करेंगे हमेशा। तो ये हमारी बेट है सजीत इसमें कि मैनेजमेंट चेंज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज को लेके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। दो चीजें होती है, एक तो आपने मुझे बोला कि मैनेजमेंट चेंज, तो आपका जो बेट है वो इंडिविजुअल पे है, क्योंकि वो इंडिविजुअल इस बैंक को कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाए। दूसरा जो होता है वो कैपिटल का है। स्मॉल और फाइनेंशियल्स और एनबीएफसी में कैपिटल की काफी कमी रहती है या अभाव रहती है। तो आपको लगता है कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं जो आसानी से इस मार्केट में कैपिटल रेज कर सकते हैं? अगर आप बात कर रहे हैं 25% साल की ग्रोथ की, तो कैपिटल भी उस हिसाब से ग्रो होना पड़ेगा तभी ताकि वो आगे और लेंड करे। तो वो जो चैलेंज है वो ये बैंक्स ले सकते हैं चैलेंज। जी अभी देखिए, अब आपका सवाल एकदम ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक तो शॉर्ट टर्म देखते हैं और एक लॉन्ग टर्म देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म में ये तीनों बैंक्स काफी एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड हैं। दो बैंक्स को मैं बात करूंगा, 16-17% के ऊपर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑलरेडी। और स्पंदना स्फूर्ति में तो मेरे ख्याल से 25% है ऑलरेडी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बिकॉज उन्होंने थोड़े दिन पहले एक प्राइवेट प्लेसमेंट किया था अपने फाउंडर्स को। तो ये चीज हम जरूर देखते हैं कि आप एक इस सिचुएशन में ना पड़ जाए कि आप ग्रोथ चेस कर रहे हैं और सडनली आप ये रियलाइज करें कि अरे पर आप तो कैपिटल रेज करना पड़ेगा। दूसरी लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आप देखें, एक सबसे बड़ा बैंक जो है आर्गुएबली एचडीएफसी बैंक, उसने वो इस तरह से मैनेज करते हैं हमेशा अपना कैश फ्लो और ट्रेजरी की, उनको कैपिटल रेज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। 20% से बैंक ग्रो कर रहा है, पर आप लिटरली उंगली पे गिन सकते हैं कि उन्होंने कितनी बार कैपिटल डाइल्यूशन किया, और उसकी वजह से वो एक वैल्यू ड्राइव। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये बैंक्स और ये कंपनीज अपना स्टेडी 20% 25% ग्रोथ करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूशन की या कैपिटल रेज की जरूरत पड़ेगी। और अगर पड़ी भी तो वो छोटा डाइल्यूशन है, और वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्विटी ही रेस करे वो, क्योंकि जो बेसल 3 नॉर्म्स है उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है वो अलाउड है एज कैपिटल एडिक्वेसी। तो आपकी बात ठीक है, हमारी नजर बिल्कुल रहती है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, क्या जल्दी ही डाइल्यूशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रेस में करना पड़ेगा। पर जितना हमारा एनालिसिस है इन केसेस में अभी मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती कि सस्ते भाव में डाइल्यूशन करना पड़ेगा। इन सब के पास इतनी कैपिटल है कि वो अगले जी 3-4 साल तो अच्छे ग्रोथ के साथ ग्रो कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, कंजम्पशन एरिया में आप क्या देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कंजम्पशन में काफी थोड़ा सा स्लो डाउन आया था। तो आप कैसे देखते हैं कंजम्पशन को? ट्रेडिशनल एफएमसीजी की तो हम बात करें कि 2022 में हमने देखा कि वॉल्यूम सबके गिरे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो जो पैकेजेस की साइज कम हुई उसकी वजह से वॉल्यूम्स गिर गए हैं। बट आपको लगता है कि वॉल्यूम्स रिकवर होंगे, और बाकी कंजम्पशन एरियाज रियल एस्टेट के साथ जो अलाइड है वो कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने सजीत की, जो वॉल्यूम्स बड़ी कंपनीज के कम हुए हैं। और हमारा इसमें थोड़ा अलग टेक है, और वो ये है कि जितना हम रूरल चैनल से इंगेज करते हैं, एक्चुअली जो कंजम्पशन का वॉल्यूम है वो बड़ा है, पर जो बड़ी कंपनीज हैं उनका वॉल्यूम या तो फ्लैट रहा है या थोड़ा सा कम है। और वो इसलिए हुआ है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं वो वो प्रोमिनेंस में आए हैं वापस। तो काफी लोगों का ये मानना था कि जो लोकल ब्रांड्स हैं वो
कोविड के बाद, और फिर उसके बाद जीएसटी आ गया, और उसके बाद अलग अलग चीजें हो गई, तो वो सरवाइव नहीं कर पाई। पर ना केवल उन्होंने सरवाइव किया है बल्कि थ्राइव किया है। तो और ये अक्रॉस कैटेगरीज है, आप फूड आइटम्स ले लें, स्नैक्स आइटम ले लें, आप उसके अलावा ब्यूटी सोप, ये जो सब चीजें हैं, एक बहुत बड़ा डिमांड है जो इमर्ज हुआ है। D2C ब्रांड्स भी देख लें आप, जो जो डायरेक्टली केटर कर रहे हैं, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं बड़े FMCG कंपनीज के। तो मैं ये कहूंगा कि वॉल्यूम एज ओवरऑल कंजम्पशन कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा है। पर जो बड़ी कंपनीज हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रही हैं, वो वॉल्यूम लॉस कर रही हैं, और वो एक चिंता का विषय है कि आप अगर वॉल्यूम लॉस ऐसे करेंगे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो आप कितना अपना वैल्यूएशन मेंटेन कर पाएंगे, वो उनको और उनके इन्वेस्टर्स को सोचने की बात है। दूसरी बात, एक जो डिस्क्रिशनरी, तो ये तो हो गई एक स्टेपल कंजम्पशन की, आपके स्नैक्स और फूड आइटम्स और ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। दूसरा है डिस्क्रिशनरी डिमांड, जहाँ पे कोई कहे कि मेरे को अपना घर रेनोवेट करना है, या नया घर लिया मुझे नया बनाना है, उसमें भी हमें कोई स्लो डाउन नहीं लग रहा है। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनसे हम बात करते हैं, ग्रीन पैनल, सेंचुरी प्लाई, या टाइल्स में देख लें, कजारिया, और अक्रॉस प्रोडक्ट्स, पेंट्स में, उसमें भी कोई ऐसी, मतलब डिमांड कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, पर कोई स्लो डाउन भी नहीं है। जितना बना रहे हैं उतना बिक रहा है, कोई इन्वेंट्री स्टॉकिंग नहीं हो रही है, इधर एट मैन्युफैक्चरर लेवल और एट स्टॉकिस्ट लेवल। एट द सेम टाइम द कंसर्न इज देयर कि अगर ये प्राइस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट रहा तो हम पास नहीं कर पाएंगे, तो मार्जिन स्क्वीज कितना आएगा। पर वो भी अब धीरे धीरे अवेट कर रहा है। जितने लोगों से हमने बात करी ओवर लास्ट 1 मंथ, सबने कहा कि अभी प्राइसिंग प्रेशर रॉ मटेरियल का कम हो रहा है, जैसे जैसे ट्रेड चैनल्स खुल रहे हैं। तो एक ये भी उम्मीद है कि अब जो प्राइसेस हैं वो पीक आउट हो गए हैं प्रोडक्ट्स के, और अगर वो उसी प्राइस को मेंटेन करें, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है इनपुट कॉस्ट का, तो आपका मार्जिन एक्चुअली बढ़ सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर इन्वेस्टर्स थोड़ा डिफरेंट सोच सके इसके बारे यू नो अगर आप देखें तो फ्रॉम हेडलाइन पॉइंट ऑफ व्यू, हम तब जीएसटी का देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ हम जीएसटी के रेवेन्यूज 1.4 लाख के ऊपर देख रहे हैं, 1.5 की तरफ इंच में। जी। करते हुए देख रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर वो बढ़ता जा रहा है। और एडवांस टैक्स देखें तो वो भी बढ़ रहा है। तो जीएसटी तो आपको टॉप लाइन के बारे में बताता है कि टॉप लाइन कैसे बढ़ रहा है कंपनीज का, और आपको एडवांस टैक्स बताता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रहा है। बट वो जो पेन है वो मार्जिन्स में है। पिछले 2-3 साल में हमने जो मार्जिन एंजॉय किया है, क्या आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप उस मार्जिन्स को मेंटेन कर पा रहे हैं, या उसको ऑब्जॉर्व करने की तो क्षमता है, पर मार्जिन्स को वापस लेके जाने में उनको कितनी तकलीफ होगी? जी, जब कोविड के बाद हमने देखा कि सारी कंपनीज ने ये एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया कि मार्जिन सेक्रीफाइस करेंगे, वॉल्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मार्केट शेयर अपना कम कर ले। तो वो एक ट्रेंड चला कोविड के बाद से, और उसके बाद फिर एक हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट आ गया। आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड ड्रिवन, और क्रॉस प्रोडक्ट्स, पेपर में देख लें, पल्प के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। $600 का पल्प $800 हो गया। तो काफी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने पास ऑन कर दिया। पेपर इज अ क्लासिक एग्जांपल। काफी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, FMCG में थोड़ा इन्वेस्ट, थोड़ा कस्टमर्स को दे देंगे, आधा आधा कर देंगे। और कुछ इंडस्ट्रीज ने बिल्कुल ही नहीं किया। तो अब इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया और प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं, उनके मार्जिन डेफिनेटली बढ़ेंगे। और ये जो मार्जिन्स काफी कंपनीज के सिंगल डिजिट में आ गए थे, अब मुझे लगता है इस अर्निंग्स और नेक्स्ट अर्निंग सीजन में आप देखेंगे कि वो वापस 15%, 16% की तरफ रिवर्ट करेंगे। एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने काफी हिट लिया था मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का, उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि ये एक्सपोर्टर्स काफी लीन हो गए हैं अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से। उन्होंने जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट था सब निकाला, प्रोसेस अपने उन्होंने काफी एफिशिएंट किए हैं। तो इन सब का फायदा इनको मिलेगा ओवर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। आई वुड से इमीडिएटली नहीं दिखेगा सजित, क्योंकि अभी भी वो ट्रांजिशन हो रहा है। एक डर भी है सबके मन में कि अच्छा, अभी तो रॉ मटेरियल प्राइस कम हो रहा है, पर क्या ये ट्रेंड है कि ये वापस बढ़ जाएगा, कि वापस क्रूड $100 के ऊपर चला जाएगा। तो इस समय मैं कहूंगा कोई भी बड़ी बेट नहीं ले रहा है अपने एडवांस ऑर्डरिंग को लेके या इन्वेंट्री बिल्डअप को लेके। सब रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट में, पर कोई वॉल्यूम नहीं खोना चाहता है इस मार्केट में, ये मैं।
आपने बोला बड़ी बेट, तो बड़ी कंपनीज का क्या सीन है? मीन्स आप उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है बड़ी कंपनीज के लिए? जैसे आपने अपने मॉडल पोर्टफोलियो से रिलायंस को, बजाज फिनसर्व को, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने काफी रिटर्न्स भी दिए हैं और हाई वैल्यूएशंस भी हैं उनकी, मे बी वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रही हैं, इसलिए है उसकी उसको आपने रिड्यूस किया है अपने मॉडल पोर्टफोलियो से। तो आपको क्यों लगता है कि लार्ज कैप्स इतने रिटर्न्स नहीं देंगे 2023-24 में? जी, मुझे ये लगता है कि जो काफी पैसिव फ्लोज जो है वो लार्ज कैप्स में आ गए हैं। अगर आप देखें, इंडिया का जो मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन का है, और $3 ट्रिलियन में से ऑलमोस्ट 60% सजीत आता है निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट कितना शैलो और ओवरबॉट है, कि आपका 60% जो मार्केट कैप है वो 50 स्टॉक में लिमिटेड है। और उसमें काफी सारा इसलिए लिमिटेड है क्योंकि वो एक लीडिंग इंडेक्स है, तो काफी एफपीआई, काफी पैसिव फ्लोज उस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उसमें आते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर 60% आपका 50 स्टॉक में लॉकअप है, तो क्या बाकी का जो मार्केट है वो सिर्फ उसकी वैल्यू 40% है, जो बाकी 2000 कंपनीज जो लिस्टेड हैं। और अगर वो है वैल्यू, तो क्या वहां पे हमारे पास ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एज एक्टिव मैनेजर्स की हम मार्केट को बीट कर सकते हैं? बिकॉज एज एक्टिव मैनेजर्स हमारा काम है, हमको इन्वेस्टर्स पैसा इसलिए देते हैं कि हम निफ्टी से ज्यादा पैसा बनाए। तो अगर हम निफ्टी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते रहेंगे तो फिर हम कैसे बीट करेंगे, अल्फा कैसे लेंगे? तो हमारे को वो रिसर्च करके बेट्स लेनी पड़ती है कि हम लार्ज कैप्स को कम करें और मिड कैप, स्मॉल कैप्स ऐसे ढूंढे जो हमको 3 से 5 साल में अट्रैक्टिव रिटर्न्स बनाते थे। तो इसके लिए हमने थोड़ा अपना एलोकेशन लार्ज कैप्स में कम किया है। लार्ज कैप्स मुझे ऐसा लगता है कि ओवर ओन्ड है और ओवर प्राइस भी है। आप बजाज फाइनेंस को देखिए, 6 टाइम की बुक वैल्यू पे चल रहा है, प्रोबेबली वर्ल्ड का सबसे महंगा एनबीएफसी है। और बहुत अच्छी कंपनी है, उस कंपनी की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, पर क्या है, हर चीज की एक फेयर वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है काफी सारे लार्ज कैप्स ऐसे हैं जो फ्यूचर से अपनी रिटर्न बोरो करके ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उनके जैसे, जब बजाज फाइनेंस 10 साल पहले था, तो क्या हम ऐसी कंपनी ढूंढ पाए जो अगले 10 साल में, 15 साल में बजाज फाइनेंस बन जाए? आज के डेट में आपके मॉडल पोर्टफोलियो में अल्फा देने वाली कौन कौन सी कंपनीज होंगी? जी, एक हमारा एक सेक्टर है, एक सेगमेंट है हमारी पोर्टफोलियो में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले 2-3 साल में, और वो है जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। जैसे कैम्स है जो इंडिया का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है, सीडीएसएल है जो अब इस समय सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, एंजल वन है जो नंबर 2 डिजिटल ब्रोकर है। तो एक हमारी बेटी है कि जैसे $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप बढ़ के 6 हुआ, 6 का 10 होगा, तो ये कंपनी जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक कंसोलिडेट कर लिया है पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, ये बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल्स हैं, कैपेक्स की जरूरत नहीं है। और जितना कैश बनता है उसमें से बहुत सारा पैसा ये इन्वेस्टर्स को वापस देंगे। तो एक एक ये हमारी बेट है, और इस सेक्टर ने हमें, हमारे लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दूसरा, हमें आउट परफॉर्मेंस मिला है छोटी एनबीएफसीज और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से। और तीसरा मिला है स्ट्रक्चरल, जो डिस्क्रिशनरी डिमांड को केटर करते हैं, जैसे एपीएल अपोलो हमारे पोर्टफोलियो में है काफी समय से, ऑलमोस्ट 7-8 साल से। और वो कंपनी ऐसी है, वो अपने आप ही अच्छा करती रहती है, उसका भाव बढ़ता रहता है। तो अगर मैं देखूं जाके, और अपोलो हॉस्पिटल है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न हमको दिया है, इन्फो एज एक और कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी से हमें अच्छा अल्फा मिला है, जो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो नए हमने एडिशंस किए हैं, अब वो उसी पेस को कंटिन्यू करेंगे। अबे, आपसे आज बात करने से बहुत अच्छा लगा, और बीके प्राइम हिंदी में ज्वाइन करने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। थैंक यू सर। थैंक यू।